हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस कॉर्नर आईएएस। तो कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ड्राफ्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025। सो दिस इज अ टॉपिक, रिसेंट टॉपिक इन करंट अफेयर सीरीज। सो बेसिकली जो अपनी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है वो एक नए ड्राफ्ट रूल के साथ आई है और विच इज़ एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग इंडियाज अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो क्या है इसका एम, क्या है? मॉडर्नाइजिंग इंडियाज अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा की फीचर्स पे आते हैं। तो की फीचर्स क्या हैं इसके? पहला की फीचर्स है स्टेबलाइजेशन क्लॉज। मैं आपको बारी बारी से सारे की फीचर्स एक बार बता देता हूँ। इस पहला है स्टेबलाइजेशन क्लॉज, दूसरा है आपका थर्ड पार्टी एक्सेस, तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स, चौथा है एनवायरमेंटल नॉर्म्स, पांचवा है डेटा गवर्नेंस, छठा है एजुकेशन मैकेनिज्म, सातवां है रिप्लेसेस आउटडेटेड लॉज एंड आठवां है कॉन्टेक्चुअल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है ये। तो पहला है आपका स्टेबलाइजेशन क्लॉज। क्या है? स्टेबलाइजेशन क्लॉज। तो स्टेबलाइजेशन क्लॉज होता क्या है? बेसिकली ये क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंसीज जो होते हैं, जो एक्सप्लोर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है एक पर्टिकुलर फ्यूचर हाइक्स से जो टैक्सेस या रॉयल्टीज़ में होती है। कैसे? उनको कंपेंसेशन या डिडक्शन देके। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लॉज है जो भी नए टैक्सेस हैं या फिर जो भी नई हाइक्स इन टैक्सेस हैं, वो उसको ये रोकता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजेशन क्लॉज ये बहुत ज़रूरी है। तो ये की फीचर्स है इस ड्राफ्ट का। ठीक है, तो पहले नंबर पे इसलिए रखा गया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड इज थर्ड पार्टी एक्सेस। थर्ड पार्टी एक्सेस से क्या मतलब है? थर्ड पार्टी एक्सेस का मतलब है जो भी अंडर यूटिलाइज पाइपलाइंस हैं उनको क्या करना है, उनको डिक्लेयर करना है, जो भी यूजर्स हैं उनको। और मतलब जो भी आपकी अंडर यूटिलाइज पाइपलाइंस हैं उनको वो कम से कम हो, मतलब आपकी मैक्सिमम जो पाइपलाइंस है उनको यूटिलाइज किया जाए। और इसमें थर्ड पार्टी एक्सेस मतलब उसको इंक्लूड करके ये काम किया जा सकता है। और जो फैसिलिटी कैपेसिटी है और गवर्नमेंट की जो ओवरसाइट के अकॉर्डिंग सबको एक फेयर एक्सेस दी जाए। तो फेयर एक्सेस जितना ज़्यादा मिलेगा, थर्ड पार्टी एक्सेस जितना ज़्यादा मिलेगा, जिससे इससे क्या होगा कि आपका जो फैसिलिटी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स। इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स से क्या मतलब है? ये जो ड्राफ्ट का की फीचर है, इसमें ये क्या करता है, जैसे जो भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि आपके क्या हैं, सोलार है। ठीक है, सोलार, विंड्स, हाइड्रोजन, जियोथर्मल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑयल फील्ड के अंदर इंटीग्रेट करना, उनको ऑयल फील्ड के अंदर लाना। ठीक है, चालू करना। ठीक है, तो ये आपका थर्ड आपका की फीचर है इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स का। जो चौथा क्या है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स। मतलब ये की फीचर जो है वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स को काफ़ी हद तक फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, ये जो की फीचर है उनको फॉलो अप करने के बारे में है। सो व्हाट इज़ दैट मैंडेटरी जीएचजी मॉनिटरिंग, जो हमारा सीसीएस होता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, दैट ऑल फ्रेमवर्क्स आर टू बी यूज्ड इन अंडर एनवायरमेंटल नॉर्म्स। और साइट रिस्टोरेशन फंड जो होता है वो भी एक 5 ईयर पोस्ट क्लोजर मॉनिटरिंग के साथ इसमें अलाउ किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक लाइन बाई लाइन इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको डिटेल में नहीं लिखा है मैंने बिकॉज थोड़ा सा टाइम कम था। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे डिटेल में भी लिख दूँगा। ठीक है, पांचवा जो फीचर है दैट इज़ डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस से आपको अब इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट इसमें क्या है कि जो भी ऑपरेशंस किए जाएंगे, जो भी ऑपरेशनल डेटा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। ठीक है, और एक्सटर्नल यूज़ जो अगर उसको करना है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसकी कॉन्फिडेंशियली को भी जो उसका गुप्तता है उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, टिल 7 ईयर्स। ठीक है, वो डेटा को 7 ईयर्स तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास वो रहेगा। ठीक है, ओके। इसके अगला है एजुकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या है? ये एक
मैकेनिज्म है जो क्या करती है, जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, जो भी आपके इन्फोर्समेंट है, अगर कोई रूल है उसको कंप्लाइंस जैसे, और जो भी पेनल वायलेशंस है उनको पेनलाइज करना। तो उसके लिए ये इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाई है जिसमें कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का एक आपके पास एक अथॉरिटी होता है, वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, इन्फोर्सेस कॉम्प्लाइंसेस एंड पेनलाइजेस वायलेशंस। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मैकेनिज्म। इसके बाद है रिप्लेसेस आउटडेटेड लॉज, मतलब जो भी फालतू के जो पहले जो लॉज थे, जैसे कि पेट्रोलियम कंसेशन रूल्स 1949, पीएनजी रूल्स 1959, ठीक है, उन सबको ये क्या करता है, सुपरसीड करता है। ठीक है, जो नया ड्राफ्ट है उन सबको सुपरसीड करना है। इसके बाद है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिफॉर्म्स। कॉन्ट्रेक्चुअल रिफॉर्म से क्या मतलब है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिफॉर्म से मतलब है जैसे पेट्रोलियम जो लीज फॉर्मेट्स हैं उनमें प्रोविजंस किया गया है लीज मर्जर्स का, यूनिट्स मतलब उनको इकट्ठा करने का, बेसिकली लीज मर्जर्स को प्रोविजंस लीज मर्जर्स का है, और उसमें बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए ये तो आपके की फीचर्स हो गए, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अभी रिफॉर्म्स इनकी ज़रूरत क्या थी, वाई रिफॉर्म्स पर नीडेड। ठीक है, रिफॉर्म्स ज़रूरत मतलब क्यों था इनकी ज़रूरत, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। जो भी पहला जो था वो आउटडेटेड फ्रेमवर्क था, इसलिए रिफॉर्म्स का पहला जो पॉइंट है क्यों ज़रूरत रही, आउटडेटेड